हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई थिंक यू विल बी फाइन। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का विशेष महत्व है। इनके बिना हम कोई भी वाक्य नहीं बना सकते हैं। आइए हम इस वीडियो में हिंदी ग्रामर क्लास में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें हम सर्वनाम के विषय में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि सर्वनाम को समझने से पहले क्यों ना एक बार हम संज्ञा को दोहरा लें, क्योंकि इन दोनों का आपस में इतना गहरा संबंध है कि एक के बिना दूसरे को समझ पाना मुश्किल है। तो देखते हैं कि संज्ञा क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, हम किसी भी लड़के या लड़की का नाम, स्त्री पुरुष का नाम संज्ञा में रख सकते हैं। दिल्ली, हम किसी भी शहर, देश का नाम रख सकते हैं, जैसे पूना, भोपाल। आम, हम किसी भी फल का, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी वस्तु का नाम रख सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, चश्मा। हम किसी भी भाव का नाम संज्ञा में रख सकते हैं, जैसे मिठास, खुशी, प्रसन्नता। और हम किसी भी जानवर का नाम भी संज्ञा में रख सकते हैं, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा इत्यादि। तो आपने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात सरल भाषा में कहें तो संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्ययुक्त बनाते हैं। मीन्स जब हम 2-3 सेंटेंसेस में बार बार संज्ञा को ही रखते जाते हैं तो वो वाक्य सुंदर नहीं लगते। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीता खाती है, सीता खेलती है, सीता जाती है। हमने तीनों सेंटेंसेस में सीता को रखा, सीता संज्ञा है। अगर हम बाद के 2 सेंटेंसेस में सीता की जगह वह का प्रयोग करेंगे तो वाक्य अधिक सुंदर लगेंगे। जैसे सीता खाती है, वह जाती है, वह खेलती है। तो देखा आपने, बाद के 2 सेंटेंसेस में सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य का सौंदर्य बढ़ गया। देखते हैं मूलतः सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 होती है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ। उदाहरण देखते हैं। सीता पुस्तक पढ़ती है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, वह पुस्तक पढ़ती है। तो पहले सेंटेंस में सीता संज्ञा है और दूसरे सेंटेंस में सीता की जगह वह का उपयोग किया गया है, जो कि सर्वनाम कहलाएगा। अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में ये वही पर्सन हैं जिन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मीन्स बोलने वाला, खुद के लिए या दूसरों के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं और हम, वक्ता खुद के लिए प्रयोग करता है। तुम और आप हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सुनता है हमारी बात उसके लिए। और वह, यह, ये, वे
हम किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं एक बार। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, आप ठीक कहते हैं, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, आजकल आप कहाँ रहते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है। इन उदाहरणों में जो रेखांकित शब्द हैं, जो डार्क कलर में छपे हुए शब्द हैं, वे सभी सर्वनाम हैं, क्योंकि ये संज्ञा के बदले प्रयोग किए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। जैसे इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे। इसी तरह हिंदी में उत्तम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझे, हमारा, हमको, ये सब वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, इसलिए ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। मध्यम पुरुष देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे तुम, तुम्हारा, तुमको, तुम्हारे, तुम्हारी, आप, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाए, जैसे वह, यह, ये, वे, मीन्स वे बाजार जाते हैं, ये फुटबॉल खेलता है, तो ये किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है, अतः ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। हमारा दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने के लिए या अपना बताने के लिए करता है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। अब मैं अपने आप के लिए स्वयं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, अतः स्वयं निजवाचक सर्वनाम होगा। वह अपना काम स्वयं कर लेगा, इसमें वह स्वयं शब्द का प्रयोग अपने लिए कर रहा है, अतः स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, अपने आप, ये भी मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ये भी निजवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है, कोई निश्चित बात समझ में आती है या कोई कंफर्मेशन मिलता है, तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? यह और वह। एग्जाम्पल देखिए, यह मेरी कार है मीन्स कंफर्म है, पक्का है कि यह मेरी कार है, कोई डाउट नहीं है। वह मोटर बाइक तुम्हारी है, पक्का है, निश्चित है। ये पुस्तकें मेरी हैं, कंफर्मेशन है, कहीं कोई डाउट या संदेह की स्थिति नहीं है। अतः ऊपर दिए गए वाक्यों में यह, वह, ये, वे आदि का इस्तेमाल वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है। यानी ये शब्द हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये निश्चित है कि ये हमारी कार है, वह मोटर बाइक तुम्हारी है, ये गाय है, वे मिठाइयाँ हैं। तो इसलिए जब निश्चितता का संदेश दे रहे हैं तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति
स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है। पिछले सर्वनाम में हमने देखा निश्चितता का बोध हो रहा था, लेकिन इस सर्वनाम में निश्चितता का बोध नहीं होता, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता, बल्कि कुछ संदेह और डाउट की स्थिति बनी रहती है। इनमें जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे कौन कौन से हैं? कुछ और कोई। जैसे मुझे कुछ खाना है, पता नहीं क्या खाना है, कोई कंफर्म नहीं बता रहा है कि मुझे क्या खाना है, इसलिए संदेह की स्थिति है, डाउट बना हुआ है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई आ रहा है, नहीं जानते कि कौन आ रहा है, लेकिन कोई तो है जो आ रहा है, संदेह है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। मुझे कोई नज़र आ रहा है, नहीं जानती कि कौन है, लेकिन कोई तो है, अतः ये संदेह की कैटेगरी में आता है और हमें अनिश्चितता का बोध करा रहा है, कुछ भी निश्चित नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा है, लेकिन हमें वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं हो पा रहा है, अतः ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। आप देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब प्रश्न पूछने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है, आप कब आएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं। इसमें प्रश्नवाचक जितने भी शब्द हैं वे सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध बताता है, एक बात दूसरी बात पर निर्भर होती है, दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसी आपकी करनी होगी वैसे ही आपको भरनी पड़ेगी। अर्थात करनी के साथ भरनी का संबंध बताया जा रहा है, कनेक्शन बताया जा रहा है। जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। अगर हम जो सोवेगा अकेला बोल देंगे तो वाक्य पूरा अर्थ नहीं निकालेगा। जो सोवेगा सो खोवेगा, अब जाकर अर्थ पूरा हुआ। अर्थात दोनों वाक्य छोटे छोटे हैं मगर एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन दोनों के लग जाने पर ही पूरा अर्थ निकलेगा। अतः ये जो सो जैसे वैसे शब्दों का प्रयोग करके किसी वस्तु या व्यक्ति में संबंध बताया जा रहा है, अतः ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। आशा है आपको सर्वनाम समझ में आया होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।